बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है, ठीक है। सो अब मैं उसके जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाया है लेक्चर्स में, ठीक है, तो वो उन स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी आसान है समझना, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली वो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल पे जाएँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और प्लेलिस्ट में जाके तमाम चैप्टर जो है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है 3 मंथ का जिसमें हम एमडीकेट को क्रैक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो वो बच्चे जो कि विदाउट एकेडमी पढ़ रहे हैं तो इससे बेटर एकेडमी उनको नहीं मिल सकती, ठीक है, खुद जाके चेकआउट करें। अच्छा, तो अब मेरा जो बेसिकली है, जो मैंने चैप्टर कवर करवा दिए उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मुझे करवाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जो है शॉर्ट सी वीडियोज़ बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये कह रहे हैं कि बेटा आप नंबर ऑफ एटम्स बता दें प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट H2O। तो आप खुद देखिए इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 5 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से तो क्या आ जाएगा, 6 टू द 12, मतलब ये 12 और 3 ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ये, तो 12 + 3 आप जब आप करेंगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम आ गए, 15। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वो बच्चे जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, उसके बाद देखें कि मैंने किस तरह से सोल्यूशन करवाया है, ठीक है। तो अब देखें सेकंड एमसीक्यूज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं, किसमें, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप लोगों को पता है कि मैम दीना ने बताया था कि सबसे पहले तो देख लो कि यार ये 1 मोल है या हाफ मोल है। तो आप अब यहाँ पे 1 मोल हाफ मोल कुछ नहीं दिया, लेकिन मास से आप पता लगा सकते हैं। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का आपने इसका मास निकाला आपने, मॉलिक्यूलर मास, तो आपने देखा कि ये 44 ग्राम। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 32 और 12 कार्बन का एटॉमिक मास, तो 32 + 12 करेंगे तो 44 ग्राम। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम है वो 44 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो 44 ग्राम है किसके बराबर है, ये बराबर है 1 मोल के, ठीक है। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपने खुद निकाला कि इसका 44 ग्राम आ रहा है और आपको क्वेश्चन में भी 44 ग्राम दिया है, इसका मतलब आपको 1 मोल दिया हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट करें कि यार 44 ग्राम है, 44 ग्राम हमें यहाँ पे भी दिया है, तो इसका मतलब ये 1 मोल दिया है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में ये पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप खुद सोचें कि 1 मोल में मैम दीना ने क्या बताया था कि 1 मोल बराबर 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताएं कमेंट करके, क्या बताई थी मैंने, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपको पता है कि 1 मोल दिया है, तो 1 मोल में जो मैंने आपको खुद बताया कि 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो आपने क्या कर दिया, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, यही है ना, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स ही होंगे। कौन से पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल दिया है तो इतने ही पार्टिकल्स होने, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब थर्ड एमसीक्यू देखें, नंबर ऑफ एटम इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं, पहले आपसे क्या पूछा था, मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो अब आपको सेम दिया है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मीन 1 मोल ही दिया हुआ है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम खुद देखें, 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, मीन टोटल जो एटम्स है वो कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का, तो 3 एटम है। तो 3 एटम है, तो अब 3 एटम है और आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स बता दें, और आपने देख लिया कि यार फार्मूले में तो 3 एटम है, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो इस 3 को एवोगाड्रो नंबर की क्या वैल्यू है, 6.02 एक्सपोनेंट 23। एक्सपोनेंट 23 तो एज इट इज़ लिख दें, ठीक है, आंसर में, और इसकी जगह लिखे 6, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, तो इसका मतलब आपका आंसर 18 एक्सपोनेंट 23 आया है। अब देखो ऑप्शन में आपको एक्सपोनेंट 23 में ये वैल्यू दी है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाली तो हो ही नहीं सकती, ए भी तो नहीं हो सकती, ठीक है, डी भी नहीं हो सकता। अब आपको ये वाली लग रही है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोनेंट 23, यहाँ पे एक्सपोनेंट 24 है, तो आप क्या करेंगे, जब आप एक पॉइंट आगे आएंगे ना, एक पॉइंट किस तरह से, पहले पॉइंट यहाँ पे 8 के बाद, जब आप 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे ना, तो जब 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये एक्सपोनेंट 23 से एक्सपोनेंट 24 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1.8 एक्सपोनेंट 24 आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद 4 MCQs देखें। द नंबर ऑफ एटम 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप खुद देखें, आपने खुद देखा कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम के बराबर है? 44 ग्राम के। आपने खुद ऊपर चेक कर लिया था ना। तो अब यहाँ पे 22 ग्राम दिया है, इसका मतलब ये हाफ मोल दिया है, क्योंकि 1 मोल तो 44 ग्राम के बराबर है। तो जब हम 44 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 22 है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें हाफ मोल दिया है, हाफ मोल की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स वो पूछ रहे हैं, सेम जिस तरह से ऊपर नंबर ऑफ एटम्स पूछा था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 मोल के अकॉर्डिंग आपने बताया, कितने बताया आपने? सी आंसर बताया था ना आपने, 1.x124। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं वो हाफ मोल के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। अब हाफ मोल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? सेम आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3 है। तो अब आप क्या करेंगे? सेम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू से, जो कि कितनी है? 6.02 x.23। x.23 एज इट इज़ लिखेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 18 x.23 आ जाएगा। इसको आप अरेंज करेंगे तो ये ठीक है, ये आ गया आंसर। अब ये आया है 1 मोल के लिए, ये किसके लिए आया है? 1 मोल के लिए आया है ना, लेकिन आपको दिया है हाफ मोल। तो हाफ मोल के लिए आप क्या करेंगे? आपको पता है कि हाफ मोल 1 मोल के लिए मैम दीना ने बताया था कि Na है वैल्यू ना, और हाफ मोल जब इन्होंने हमें 44 से 22 ग्राम दे दिया तो इसका मतलब इन्होंने हाफ मोल दे दिए। तो हाफ मोल जब करेंगे तो हम Na को भी हाफ करेंगे, जाहिर सी बात है। जब इन्होंने 44 ग्राम जो कि 1 मोल था, जब इन्होंने इसको हाफ कर दिया तो हम Na को भी हाफ करेंगे। तो जब आप Na को हाफ करेंगे ना तो ये क्या करेंगे? 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो इसका मतलब 3 एक्सपोनेंट 23 लेके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये आपको क्या दिया है? 2 2 = 4, ये 22 ग्राम दिया है ना। तो इसका मतलब हाफ मोल के लिए जो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा ना वो 3 एक्सपोनेंट 23 होगा। तो जब 3 एक्सपोनेंट 23 से कितने नंबर ऑफ एटम है? 3। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9, तो 9 एक्सपोनेंट 23 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक इस तरह से भी तरीका है, और दूसरा आप सेम ऐसे करें कि यार 1 मोल बराबर है इतने के 18 एक्सपोनेंट 23 को, इसी 18 को आप डिवाइड कर दे 2 से, तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 9 = 18, तो 9 एक्सपोनेंट 23। इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 5th MCQ देखें। द नंबर ऑफ प्रोटोन इन 1 मोल ऑफ हीलियम। अब हमें पूछे कि यार नंबर ऑफ प्रोटोन बता दे 1 मोल ऑफ हीलियम के लिए, ठीक है। अब आपको पता है यार हीलियम में जो है ना, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा इन 1 मोल ऑफ हीलियम। तो अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि यार 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आपको पता है कि अब 1 मोल ऑफ हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, आपको पता चल गया। अब 2 प्रोटॉन होते हैं, अब आपने जल्दी क्या करना है? आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन जब 2 है तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। Na क्या है? 6, पूरी वैल्यू ना लिखे, 6 एक्सपोनेंट 23, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा, फिर अभी इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 2 = 12, तो 12 एक्सपोनेंट 23। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट 23 में वैल्यू नहीं दी, एक्सपोनेंट 24 में दी है। तो आप क्या करेंगे? ये वाली तो हो ही नहीं सकती ना, ये बी सी। तो अब आप क्या करेंगे? एक पॉइंट आगे आएंगे। जब एक पॉइंट आगे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.2, ठीक है, एक्सपोनेंट 24 सी। अब यहाँ पे 1.02 दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, ये 20 होगा, ठीक है। तो बस आपका शुरू का आंसर तो सही है ना, 1.2, बाकी कुछ भी लगाओ, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो मैंने अभी ये 5 MCQ जिस तरह से आपको डिस्कस करवाए 8 मिनट की वीडियो में, 9 मिनट की वीडियो में, जिस डिटेल से लेकर मैंने आपको चला है, तो वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनके लिए ये सब समझना बहुत आसान होगा। वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनके लिए मुश्किल होगा। तो काइंडली आप लोग क्या करें, मेरे चैनल पर जाएँ, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल को विजिट करें और लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह से 5 शॉर्ट वीडियोस में आपको सारे प्रैक्टिस MCQs करवाऊंगी, ठीक है, हर प्रोविंस, पाकिस्तान के हर प्रोविंस के, ठीक है। अब ये सिंध वालों के लिए, क्योंकि अनीस हुसैन के प्रैक्टिस MCQs काफ़ी बेस्ट रहते हैं, ठीक है। पंजाब वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि अनीस हुसैन जो है वो उसके बहुत ज़्यादा ट्रिकी MCQs होते हैं, ठीक है। और इस तरह से पंजाब वालों के लिए भी मैं कैप्स करवाऊंगी, ठीक है। ये MCQs तमाम पाकिस्तान की प्रोविंस के लिए, ठीक है। बार बार आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, तो खुद आप लोगों को मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग लेक्चर लेने के बाद अपने आप को जो है ना, अपनी टेक्स्ट बुक को रीड आउट कर लिया करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बेटा आपकी प्रोविंस की बुक्स के से है या नहीं। तो 100% आपकी प्रोविंस की बुक्स से, हर पाकिस्तान के हर प्रोविंस के लिए ये हमारा सेशन है। तो लाजमी शेयर करें, लाजमी लाइक करें, और मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 MCQs डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।